नमस्कार, सभी का अभिवादन। आज हम बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो हिंदी साहित्य के इतिहास, और उसमें भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जानेंगे। साहित्य का इतिहास कब लिखा गया, कब से शुरू हुआ और कैसे कैसे किस किस ने लिखा, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास किसको कहते हैं? जो व्यतीत हो चुका, जो अतीत है, लेकिन जो वास्तविक है वही इतिहास है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको किस किस ने सबसे पहले लिखना शुरू किया, इस बारे में हम बात शुरू करते हैं। जो साहित्य के इतिहास की परंपरा है उस पर प्रकाश डालेंगे हम। 19वीं शती के पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिसमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है। जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि। किंतु इनमें क्या था कि कालक्रम जो है सन संवत आदि का इसमें अभाव था, तो इसको हम सही नहीं मान सकते और इसके कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यानी ये जो जिसको कहा जा सकता है ना, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखा जाए, तो केवल हम इसका एक परिचय मात्र ही दे सकते हैं, बाकी ये इतिहास नहीं हो सकता। और अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम जिसने लिखा वो विदेशी थे, गारसा दे तासी। तासी जो है उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचुर इंदुई हिंदुस्तानी। और ये एक फ्रांस के विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले फ्रांसीसी भाषा में ये ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण इन्होंने वर्ण क्रमानुसार दिया है। इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हुआ था, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन भी किया गया था और परिवर्तन भी कर दिया था। इस ग्रंथ का महत्व केवल इसी दृष्टि से हम मान सकते हैं कि हिंदी काव्य का ये सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत इसमें हुआ है, करने का प्रयास भी किया गया है तथा कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया है। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम में से प्रस्तुत करना काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास इसमें नहीं किया गया है, तो ये इसके लिए सही नहीं है। इसको इतिहास मानने के क्रम में हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना, ऐसी कुछ कमियां हैं इसमें, तो इसलिए इसको मतलब हम पूरी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं मान सकते हैं। मतलब बिल्कुल व्यवस्थित इतिहास तो हम इसको नहीं ही कह सकते हैं। तो ये केवल हम जो इतिहास की परंपरा है उसको बताने में हम इसका थोड़ा आपको ये पता रहे कि भाई इतिहास के बारे में कोई काम भी हुआ तो कैसे हुआ। तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय अगर अपन किसी को देते हैं, यानी दूसरा जो प्रयास किसी ने किया, वो शिव सिंह सेंगर है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा और ये 1883 में लिखा। लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण आदि इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। कविता और उदाहरण उनके साथ में दिए हैं। कवियों के जन्म काल, रचना काल आदि के भी संकेत दिए गए हैं। तो यह दूसरी बात है कि वे संकेत बहुत ही विश्वसनीय नहीं है, यानी एक तरह से प्रयास ही कहा जा सकता है, इनका परिपक्वता नहीं है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का अपन इसको बहुत प्रामाणिक नहीं मान सकते, इसका भी कोई विशेष महत्व नहीं है, किंतु फिर भी एक अपनी एक परंपरा में एक कड़ी इसको अपन मान सकते हैं। आगे अगर अपन देखते हैं इतिहास लेखन की परंपरा में कि अपन ने पहले देखा
गारसा देतासी ने लिखा, उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने। उसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा एक पुस्तक रची गई इतिहास की, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन हुआ। तो इस नाम को अपन इतिहास नहीं कह सकते वैसे तो, लेकिन हिंदी का ये पहला इतिहास कहा जा सकता है। ये भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्णन किया है, उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है। उनके काल विभाजन संबंधी प्रयास के गुण दोषों पर आगे अलग रूप से आगे अपन बात कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा अपने को वर्णन नहीं करना है। और इसके बाद में इतिहास को आगे बढ़ाने की परंपरा में मिश्र बंधुओं का नाम हम ले सकते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद है और ये 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी भरसक इस बात का यत्न किया कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो, कोशिश की इन्होंने, और इसे परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक और तो इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है तथा दूसरी ओर इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस क्षेत्र में उन्होंने पूर्ववर्ती इतिहासकारों से अधिक सफलता पाई है, यानी पहले जो काम था उससे ज़्यादा अच्छा ये काम कहा जा सकता है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। श्रेणियां भी बनाई गई हैं, किंतु काव्य समीक्षा में परंपरागत सिद्धांतों और पद्धति का ही इसमें अनुसरण किया गया है। लेकिन इसको भी अपन बहुत प्रामाणिक नहीं मान सकते हैं। इसके बाद जो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम प्रामाणिक रूप से इतिहास लेखन का कार्य किया गया, इन उपर्युक्त जो अपन ने अभी पढ़े हैं, अपन ने अभी चर्चा की है, इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो साहित्य लिखा गया प्रामाणिक रूप से, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हिंदी साहित्य में हम इनको मील का पत्थर कह सकते हैं। तो बच्चों, आपको रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, फिर हम इनकी भी चर्चा करेंगे। और अभी अपन इनके साहित्य का इतिहास, इन्होंने कैसे क्या लिखा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान रामचंद्र शुक्ल का ही है और रहेगा। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जो 1929 में प्राप्त हुआ, जो प्रकाशित कहाँ से हुआ? नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके प्रारंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया। मैं उनका जो कहे गए जो वाक्य हैं वही बता रही हूँ आपको कि शुक्ल जी ने कहा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्त वृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। यानी शुक्ल जी ने अपना
साहित्य का इतिहास जो लिखा है उसको कितने अच्छे ढंग से अपने मंतव्य को प्रकट कर दिया है। इस उदाहरण से क्या स्पष्ट होता है कि शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास की एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उन्होंने साहित्य इतिहास को साहित्यालोचन से पृथक रूप में ग्रहण करते हुए विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। साथ ही उन्होंने इतिहास के मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व ही काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त करके अपनी योजना को एक ऐसे निश्चित रूप में प्रस्तुत कर दिया जिससे पाठकों के मन में शंका और संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि काल विभाजन का आधार उन्होंने न देकर तत्संबंधी निष्कर्षों की सूचना दी है, किंतु इससे उस युग के उन पाठकों को अवश्य लाभ हुआ जो काल विभाजन की सूक्ष्मताओं के पचड़े में पड़े बिना ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को एक दृष्टि से देख लेना चाहते थे। नवीन तथ्यों और निष्कर्षों के अनुसार अब हम ये काल विभाजन भी त्रुटिपूर्ण मान सकते हैं, यानी जो बाद में हमें तथ्य मिले, जो हमें शोध हुए बहुत सारे, तो उसमें फिर लगता है हमें कि शुक्ल जी के इतिहास में भी थोड़ी कमियां है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी अति सरलता व स्पष्टता के कारण यह आज भी बहु प्रचलित और बहुमान्य हिंदी साहित्य का इतिहास है। आचार्य शुक्ल के इतिहास की एक अन्य विशेषता है पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। यानी अपन पढ़ रहे हैं शुक्ल जी ने क्या किया साहित्य के इतिहास में, उनका कैसे विशिष्ट है। उन्होंने इस काल के समस्त साहित्य को पहले निर्गुण धारा, फिर सगुण धारा में और फिर प्रत्येक के 2-2 शाखाओं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इन शाखाओं में विभक्त करके न केवल साहित्यिक आलोचकों के लिए अपितु दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टि से साहित्यानुसंधान करने वालों के लिए भी एक अत्यंत सरल एवं सीधा मार्ग तैयार कर दिया है। तो शुक्ल जी का बहुत बड़ा महत्व है। हम आगे जो है आपको अगले वीडियो में इसके आगे के भाग को स्पष्ट करेंगे और हम आगे और साहित्य के इतिहास की परंपरा में कौन कौन लोग आए उनके बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।